नमस्कार दोस्तों। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, उधर कथित तौर पर एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ यह था, एक लेडी की डिलीवरी हुई 6 महीने में, एग्जैक्टली 23 वीक्स में। देखिए, आप सबको पता होगा एक नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड माना जाता है मिनिमम 36 वीक्स का। 36 वीक्स से पहले अगर डिलीवरी होती है तो उसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। देखिए, अगर 32, 33, 34 वीक्स में भी कोई इशू नहीं होता, उससे कम वाला जो डिलीवरी है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर कुछ केसेस में बच्चे को बचा भी सकते हैं अगर प्रॉपर मेडिकल केयर देने से। बेसिकली प्री मैच्योर डिलीवरी केसेस में अगर प्रॉपर मेडिकल केयर मिल जाएगा तो बच्चे को बचा सकता है। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, 23 वीक्स में डिलीवरी हुआ, बेबी गर्ल थी और वो बच्ची रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उस बच्ची को डेड डिक्लेयर किया और बॉडी एक बॉक्स में डालकर पेरेंट्स को हैंड ओवर किया। पेरेंट्स बच्ची का जो बॉडी है उसे लेकर घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद यह पता चला बच्ची जो है अभी भी सांस ले रही है। वो तुरंत वापस अस्पताल पहुंचे। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके अलग अलग वर्जन्स ऑफ स्टोरी बाहर आ रहा है। परिवार वालों का कहना यह है कि अस्पताल ने बच्चे को फिर से भर्ती करने से इनकार कर दिया, जबकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और बच्चे अभी भी जीवित है करके उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया। परिवार वालों ने आइडेंटिफाई नहीं किया करके हॉस्पिटल वालों का कहना है। वैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर भ्रूण का वजन 490 ग्राम था। बच्चे का डिलीवरी इसलिए कराना पड़ा क्योंकि उसने मां के गर्भ में चलना बंद कर दिया था। तो प्रेजेंट स्टेटस ये है, हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने कहा है कि बच्ची जो है वेंटिलेटर सपोर्ट से पीडियाट्रिक्स आईसीयू में है और कंडीशन अभी के हिसाब से स्टेबल है। और हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने यह भी कहा है कि इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया जाएगा और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा, दिस इज ए क्लियर केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? जनरल टर्म्स में नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस, बट लीगल टर्म्स में अगर आप देखोगे नेग्लिजेंस का मतलब केवल केयरलेसनेस नहीं है, इट इज मोर देन मियर केयरलेसनेस। It is the failure of the person to do or perform certain act which he was expected to do in course of his duty। मतलब उस व्यक्ति की कुछ कार्य करने या करने में विफलता है या फिर फेलियर है जिसकी उसे अपने ड्यूटी के दौरान करने की उम्मीद थी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, एक इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी करते वक्त किसी और को इंजरी पहुंचाया, मतलब ड्यूटी ठीक से नहीं करने की वजह से किसी और को इंजरी पहुंचाया, चोट पहुंचाया, वो भी एक नेग्लिजेंस है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा, ऑपरेशन के टाइम पर डॉक्टर कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के शरीर के अंदर छोड़ दिया, या फिर अभी जो केस मैंने आपको बताया, एलाइव बेबी को डेड डिक्लेयर किया, या फिर रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। ये सारे एग्जाम्पल्स है मेडिकल नेग्लिजेंस का। सो बेसिकली मेडिकल नेग्लिजेंस इज एन एक्ट और ओमिशन बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर विच ए रीजनेबल, केयरफुल एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल कुड हैव अवॉइडेड। मतलब देखिए, ऐसा एक्ट या फिर ऐसा ओमिशन जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से होता है, जो एक केयरफुल एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अवॉइड कर सकता था। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एक्सपेक्टेड टू हैव रीजनेबल स्किल्स एंड प्रैक्टिस द प्रोफेशन विथ ऑर्डिनरी केयर। ठीक है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर से या फिर एक डॉक्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनके पास कुछ रीजनेबल स्किल्स होगा, उनके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस होगा ऑर्डिनरी केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो अलग अलग कोर्ट डिसीजंस में कोर्ट ने यह बोला है, मेडिकल प्रोफेशनल कैन बी हेल्ड लायबल इफ दे हैव नॉट एम्प्लॉयड द हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ केयर। तो अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर मेडिकल प्रोफेशनल ने प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं किया, जिस वजह से एक पेशेंट को इंजरी पहुंचा या फिर किसी पेशेंट का डेथ हुआ, तो इस केस में एक मेडिकल प्रोफेशनल को लायबल बना सकते हैं। जब मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स बोल रहा हूं, उसमें केवल डॉक्टर नहीं, नर्सेस भी आएंगे। बेसिकली हेल्थ सेक्टर में जितने प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट्स का हेल्थ एंड वेल बीइंग इंश्योर करना, वो सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी आएंगे। हमारा कुछ लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है इन लोगों से कि हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर रखेंगे, सेफ्टी इंश्योर करेंगे, वगैरह वगैरह। बट आजकल हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं या फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करते हैं मॉनिटरी गेन्स के लिए। एंड अल्टीमेटली सफर किसको करना पड़ता है? पेशेंट को और उनके फैमिली को।
नाउ हॉस्पिटल्स का मेडिकल नेग्लिजेंस की बात किया जाए तो हॉस्पिटल्स को भी लायबल बना सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट लायबिलिटी कब आते हैं? जब हॉस्पिटल में सेफ एंड सुइटेबल एनवायरनमेंट नहीं है या फिर फैसिलिटीज नहीं है जैसे एक पेशेंट को प्रोमिस किया था। और इनडायरेक्ट लायबिलिटी कब आता है? जब हॉस्पिटल का एक स्टाफ की तरफ से मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो वो एम्प्लॉय के एक्शंस के लिए हॉस्पिटल को लायबल बना सकते हैं। इसे वाइकेरियस लायबिलिटी भी बोलते हैं। देखिए इंडियन रूल्स के हिसाब से अगर एक एम्प्लॉय की तरफ से नेग्लिजेंस केसेस होते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। इसे वाइकेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं एंड दिस इज एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल्स ऑल्सो। इंस्टेंसेस बताऊंगा जहां पे एक हॉस्पिटल को डायरेक्टली लायबल बना सकते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। नंबर 1, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल रिजल्टिंग इन पेशेंट्स इंजुरी और डेथ। अगर हॉस्पिटल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया जिस वजह से पेशेंट को इंजरी हुआ या फिर डेथ हुआ। सेकेंड, फेलियर इन प्रोवाइडिंग ए सेफ एंड सुइटेबल एनवायरनमेंट एज गारंटीड पर्टेनिंग टू इम्प्रॉपर और माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट, इनसफिशिएंट अकोमोडेशन एक्सेट्रा। देखिए जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज उस पेशेंट को बताते हैं या फिर पेशेंट के जो अटेंडेंट्स है उन्हें बताते हैं कि कौन कौन से फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, किस तरह का अकोमोडेशन अवेलेबल है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। अगर ये सारे फैसिलिटीज पेशेंट को नहीं मिला तो इस केस में भी मेडिकल नेग्लिजेंस वाला केस हॉस्पिटल के ऊपर इंपोज कर सकता है। तीसरा, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग साइन बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिसेस, फॉल्स क्लेम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन फैसिलिटीज। ये तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स आजकल करते हैं दोस्तों। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि उनके पास ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, उधर जाने से पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस है। चौथा, चार्जिंग फॉर ए फैसिलिटी विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड और चार्जिंग मोर देन व्हाट इज मेंशन्ड इन द डिस्प्लेड लिस्ट ऑफ चार्जेस और एग्रीड। देखिए फॉल्स बिल देना बेसिकली, देखिए अगर आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो डिस्चार्ज के टाइम पर बहुत बड़ा एक बिल आपको पकड़ाएगा। उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, ये किया, वो टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ। कभी कभी कुछ फ्रॉड हॉस्पिटल अथॉरिटीज क्या करते हैं, ऐसे कुछ बिल में इंक्लूड करते हैं वो फैसिलिटी हॉस्पिटल में नहीं होगा। तो दिस इज अ प्योर केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, है कि नहीं? तो इसके लिए हॉस्पिटल के ऊपर डायरेक्टली केस इंपोज कर सकता है। ठीक है, मतलब चार्जिंग फॉर ए फैसिलिटी विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड, ऐसे फैसिलिटी के लिए चार्ज कर रहा है हॉस्पिटल जो प्रोवाइड ही नहीं किया था आपको। ठीक है। Finally, improper maintenance of records of treatment and failure to hand over such records to the patient or his authorized attendant or legal authorities within 72 hours। देखिए हर एक हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है, पर कुछ फ्रॉड हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो है ये ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं। एक्चुअली दिस इज एन ऑफेंस। ऑन डिमांड पर पेशेंट को ये ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स हैंड ओवर करना होता है, या फिर पेशेंट के जो ऑथराइज्ड अटेंडेंट्स हैं उन्हें हैंड ओवर करना होता है, या फिर कोई लीगल अथॉरिटीज मांगते हैं उन्हें हैंड ओवर करना होता है, वो भी 72 आवर्स के अंडर। अगर हैंड ओवर नहीं किया या फिर अगर हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, इट इज ए वायलेशन ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2002। तो इस केस में भी मेडिकल नेग्लिजेंस वाला जो केस है वो हॉस्पिटल के ऊपर डायरेक्टली इंपोज कर सकता है। फाइनली, अगर आपको कोई मेडिकल नेग्लिजेंस वाला केस दिखा डॉक्टर की तरफ से या फिर हॉस्पिटल की तरफ से, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए, इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस द विक्टिम और हिज फैमिली मेंबर्स हैव द ऑप्शन टू यूज 2 लीगल रेमेडीज। 2 लीगल रेमेडीज है आपके पास। पहला, आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द हॉस्पिटल और डॉक्टर फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। इसके लिए इंडियन पीनल कोड में कुछ सेक्शंस है दोस्तों। बेसिकली मेडिकल नेग्लिजेंस इंडियन पीनल कोड के हिसाब से एक क्राइम है दोस्तों, अंडर सेक्शन 52, 80, 81, 88, 91, 92, 304A, 337, 338 एक्सेट्रा। एंड सेक्शन 304A जो है इट डील्स विद क्राइम ऑफ कॉजिंग ए पर्सन्स डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस और रैश एक्ट। देखिए, इधर केवल मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, हर तरह का नेग्लिजेंस और रैश एक्ट की वजह से अगर कोई एक पर्सन का डेथ होता है तो सेक्शन 304A एप्लीकेबल है। ठीक है, सो द सेम सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है। नाउ सेकंड ऑप्शन क्या आपके पास, कंज्यूमर कंप्लेंट आप कर सकते हैं फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1987। देखिए, अगर आप एक हॉस्पिटल का सर्विस ले रहे हो तो आप एक
पेशेंट भी है, कंज्यूमर भी है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आप एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सो मेडिकल नेग्लिजेंस इज ट्रीटेड एज ए डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बाय हॉस्पिटल और डॉक्टर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया। तो इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के हिसाब से मेडिकल नेग्लिजेंस को एज ए डेफिशिएंसी इन सर्विसेज ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो ये मेडिकल नेग्लिजेंस कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। तो आपको कंज्यूमर फोरम में जाके आपका जो कंप्लेंट है वो फाइल करना है। अब आप पूछोगे कौन सा कंज्यूमर फोरम है। देखिए, अगर आपका जो कंप्लेंट है वो 25 लाख के नीचे है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है। अगर 25 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे है तो आपको स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में जाना है, और 1 करोड़ से ऊपर जो केसेस है उसके लिए आपको नेशनल कमीशन में जाना है। तो दोस्तों, दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। Praying for the baby's health, I am concluding this video. Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.